नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। हमने 3 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। कौन कौन से? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि क्लासेस का ड्यूरेशन जो रहेगा वो मैं छोटा, हालांकि लास्ट क्लास अराउंड 25 मिनट्स का चला गया था। मुझे अपलोड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ, तो आज की क्लास को हम लोग बिल्कुल छोटा करेंगे। आज भी हम लोग 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है इसका? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है ये? देखिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि चलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अकाउंट्स जो है वो 2 तरीके से मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग 2 तरीके से मेंटेन किया जाता है। एक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम और एक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। समझिए, ये बस नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब कि आप अकाउंट्स को पूरे अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बस आप रेलेवेंट डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि नीचे आपके घर के नीचे जो किराने का दुकान है, वो किराने का दुकान में वो लोग क्या अकाउंटिंग मेंटेन करते होंगे? नहीं, वो लोग क्या करते होंगे? डेटर का नाम लिख लिया, क्रेडिटर का नाम लिख लिया, कैश का कितना कलेक्शन हुआ, कैश कितना गया, कितना बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब कि कुछ मोटे मोटे चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। लेकिन मेन अकाउंटिंग जो होता है, जो सबसे मेन जो अकाउंटिंग करने का सही तरीका है, वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? अकाउंट्स में हम जितना भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कम से कम 2 इफेक्ट होगा। अच्छा, अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम कहां से आया? ये आया ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट, वन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड। आखिर आपके सामने आ ही गया कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट पे हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो कि आपके एग्जाम के लिए भी कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग अच्छे से किसी और वीडियो में, 1-2 वीडियो के बाद बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताना होगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट को हम लोग डीआर लिख सकते हैं और क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक समराइज्ड फॉर्म है ना? समराइज्ड है और बिल्कुल क्लियर भी होना चाहिए और समराइज भी होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर भी होना चाहिए और समराइज भी होना चाहिए। अकाउंटिंग का अपना टेक्निक है। किसी भी बुक में देखिए, अकाउंटिंग का फादर, अकाउंट्स का फादर लुकास पेसियोली को बोला जाता है। उन्होंने भी क्लियरली डेबिट और क्रेडिट के बारे में बोला ही नहीं कि आखिर डेबिट का मतलब अकाउंट्स में होता क्या है, क्रेडिट का मतलब अकाउंट्स में होता क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेवरेबल थिंग्स के लिए हम लोग क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे, अनफेवरेबल के लिए डेबिट का करेंगे, या अनफेवरेबल के लिए क्रेडिट का और फेवरेबल के लिए डेबिट का। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अकाउंट्स का एक अपना रूल है कि डेबिट किसी चीज को हम क्यों करेंगे और क्रेडिट किसी चीज को हम कब करेंगे और क्यों करेंगे। समझिए बात को कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। जैसे कि मैं गया कहीं पे और मैं सामान खरीद कर लाया, मतलब कि ट्रांजैक्शन क्या हुई? परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 इन कैश और इन क्रेडिट, दोनों हो सकता है। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, इसे मुझे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? क्या मैं पूरा आऊंगा और पूरा एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दूंगा परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम राम श्याम ये वो? नहीं। अगर ऐसे ही लिखना होता तो अकाउंट्स का मतलब फिर क्या रह जाता, है ना? इसके लिए चाहिए था कि कोई टेक्निक, इसको लिखने का कोई एक फॉर्म चाहिए था, और उसी फॉर्म का नाम है डेबिट। कि मतलब जब हम परचेज किए हैं तो डेबिट होगा, सेल किए हैं तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा। ऐसे सारे रूल हैं जो कि रूल में बताऊंगा कि कब कोई ट्रांजैक्शन डेबिट होगा और कब कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप समझ लीजिए कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। कुछ भी नहीं होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक टेक्निक है, एक शॉर्ट फॉर्म है, और उसका एक प्रिस्क्राइब्ड रूल है कि अगर ऐसा हुआ तो इसको डेबिट कर दो और अगर ऐसा हुआ तो इसको क्रेडिट कर दो।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेबिट और क्रेडिट का बस एक इंफॉर्मेशन एक है कि हाँ भैया एक आइडिया लग गया कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। देखिए इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे बताया वही चीज बोलता है कि दिस सिस्टम इज कॉल्ड, जब भी एक ट्रांजैक्शन का हम लोग दो इफेक्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का मिनिमम दो इफेक्ट होना चाहिए। वो दो इफेक्ट क्या होगा, एक साइड तो हो जाएगा क्या, डेबिट। देखिए बोलता है कि एक साइड हो जाएगा डेबिट, यहां पे लिखा है मैंने, बोलता है कि एटलीस्ट टू अकाउंट इफेक्ट होगा, एक होगा डेबिट और अनदर इज क्रेडिट। एक को हम लोग डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आइए, और इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए आपको मैं बता दूं कि अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जिसमें कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखेंगे। तो समझिए बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट मतलब कुछ नहीं होता है जिसमें कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए फिर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स मेरे पास कितना है मेरे बिजनेस के पास, और मेरे बिजनेस के पास लायबिलिटी यानी कर्ज कितना है, ठीक है। और हमेशा डबल एंट्री सिस्टम बोलता है ड्यू टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट हमेशा टैली करता है, मतलब कि बैलेंस शीट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होगा। 1 रुपया का भी डिफरेंस है, इट मींस कि आपने अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ गलत कर दिया है, आपने सही तरीके से अकाउंटिंग नहीं किया है। बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। अब मैं आपको बताता हूं, अभी आप भूल जाइए कि कब कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट होगा, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा। यहां पे मैं बताता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग का इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग का इक्वेशन है। ये फिर से मैं बता रहा हूं, आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में इतने सारे टेक्निकल टर्म आ गए इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है शॉर्ट में। मैं हर एक चीज को अच्छे से बताऊंगा, बहुत ही कम टाइम में बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे अभी भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूं कि अकाउंटिंग का एक इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने बताया था ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमेशा क्या होता है, कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो इस चीज को अभी आप कैपिटल को भूल जाइए, एक बात मानकर चलिए कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, क्या, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, और चूंकि लायबिलिटी में कैपिटल इंक्लूड होता है इसलिए यहां पे कैपिटल का नाम आ गया। तो अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या होगा कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब कि जो हमारे बिजनेस में संपत्ति है वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारे बिजनेस में कर्ज के बराबर। मतलब मेरे बिजनेस में जितना संपत्ति उतना ही कर्ज, ये हमेशा दोनों इक्वल होना चाहिए, अकाउंटिंग का रूल है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मींस कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। अगर हम लोग जिस टाइम से जर्नल एंट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इक्वल क्यों होता है और अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर यहीं से हमें कैपिटल निकालना हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हो जाएगा, और लायबिलिटीज मुझे निकालना हो यानी कर्ज निकालना हो तो एसेट्स में से कैपिटल को जैसे ही घटाएंगे वो क्या आ जाएगा, लायबिलिटी जाएगा। तो ये कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन थे। फिर से मैं 1 मिनट आपका लेकर मैं समराइज करता हूं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को क्या होता है। देखिए एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बोलता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के कारण, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ही कारण बैलेंस शीट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यानी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 इफेक्ट होना चाहिए, वन शुड बी डेबिटेड एंड अनदर शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। और इसी सिस्टम को जब एक को डेबिट कर रहे हैं दूसरे को क्रेडिट कर रहे हैं, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण बैलेंस शीट का साइड मैच करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या होता है कि हमेशा एसेट्स लायबिलिटीज के बराबर होता है, लायबिलिटीज में कैपिटल भी आता है। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप अगर आपको कैपिटल निकालना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हो जाएगा, अगर लायबिलिटीज निकालना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर जिसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और इसी का एक और नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखते हैं इसका 2 नाम क्यों है, पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक है एसेट्स के लिए, ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक है एसेट्स के लिए, और ये कॉन्सेप्ट बस और बस यही बोलता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग में एसेट्स को परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करें। क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर कोई एसेट्स आपने बिजनेस में खरीद लिया है
तो उसको हम लोग परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, जितना पे हमने खरीदा था। मार्केट वैल्यू को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, मार्केट वैल्यू को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। देखिए क्यों होता है ऐसा, देखिए बात को समझिए। सबसे पहले एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस, एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस, और मार्केट वैल्यू को हम लोग कंप्लीटली क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। देखिए हमने एक एसेट्स खरीदा, हमने एक एसेट्स खरीदा सपोज दैट 5 लाख रुपीस का, ठीक है, हमने एक एसेट्स खरीदा 5 लाख रुपीस का 1 अप्रैल को मान लीजिए आप 19 को हमने एक एसेट्स खरीदा 5 लाख रुपए का। और क्या आपने पढ़ा था, मैंने एक चीज पढ़ाया था कि हमेशा एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अगर किसी भी एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आ जाए, क्यों, क्योंकि हमने एक साल में उस एसेट्स को कुछ यूज कर लिया है, तो हम मान के चलते हैं कि इसके वैल्यू में गिरावट आया होगा, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एट 10%, तो कितना हो गया 50,000। तो यानी कि ये अगले साल फिर हम ये एक साल में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 50,000 10%। अब हम 1 अप्रैल 2020 को इस एसेट्स की वैल्यू को कितना रिकॉर्ड करेंगे, इस एसेट्स का वैल्यू होगा 4,50,000। हमने 5 लाख में बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग इज एन एसेट्स, हमने 5 लाख में बिल्डिंग खरीदा, उस पे हमने पूरे साल यूज किया, तो कितना का यूज किया 50,000 रुपए का, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अब हमारे पास 1 अप्रैल 2020 यानी अगले साल जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एसेट्स का वैल्यू कितना दिखाएंगे, उसमें एसेट्स का वैल्यू दिखाएंगे 4,50,000। समझ में आ रहा है, 4,50,000। लेकिन समझिए बात को, लेकिन दुख की बात यह है कि इस बिल्डिंग का मार्केट में प्राइस, इस बिल्डिंग का मार्केट में प्राइस हो चुका है 10 लाख रुपए। आपको पता ही है कि बिल्डिंग कितना तेजी से भागता है। देखिए खरीदा 5 लाख में, अगले ही साल उसका प्राइस कितना हो गया 10 लाख। लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इसको हमेशा हम लोग परचेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज प्राइस को डिफाइन किया गया है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन कितना आता है 4,50,000। मार्केट में वैल्यू 10 लाख पहुंच गया है, फिर भी अकाउंट्स बोलता है भैया मार्केट में करोड़ पहुंच जाए या फिर इससे कम ही हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब क्या है परचेज प्राइस से। एसेट्स के लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली क्या बोला कि एसेट्स को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे परचेज प्राइस पे। तो परचेज प्राइस क्या आ गया 4,50,000। हालांकि इस एसेट का बहुत सारा ड्रॉबैक है, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर हैं या बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअल बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं चल पाता, बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चल पाता। क्यों, क्योंकि मार्केट में प्राइस कुछ और रहता है और बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स में तो बुक्स वैल्यू पे वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, जितना पे खरीदा उतना पे। तो इसके कुछ और एक दो ड्रॉबैक हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लीजिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बोलता। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो परचेज प्राइस, देखिए एक साल बीत गया, हम यहाँ पे आ गए हैं और इसको बोलता है रिकॉर्ड करो परचेज प्राइस पे, और परचेज प्राइस अब हिस्ट्री बन चुका है, यानी पहले का प्राइस है, इसलिए इसका नाम और नाम क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, फिर से हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बस एसेट्स के बारे में बोलता है कि एसेट्स को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज प्राइस होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वर्ड सही क्लियर है, रियलाइजेशन, रेवेन्यू का रियलाइजेशन, रेवेन्यू का मतलब इनकम का रियलाइजेशन। बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू को यानी इनकम को कब रियलाइज करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे, है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, हर एक स्पेसिफिक आइटम के लिए कॉन्सेप्ट है। जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो था कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वो एसेट्स स्पेसिफिक था, और ये कॉन्सेप्ट रेवेन्यू स्पेसिफिक है। ये क्या बोलता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू को कब रियलाइज करेंगे। तो कब करेंगे रियलाइज, बोलता है कि देखिए सबसे पहले डिटरमाइन दिस कॉन्सेप्ट डिटरमाइन द टाइम और पीरियड इन व्हिच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। कब रियलाइज होगा, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर, या फिर एंड व्हेन द पेड। समझिए बात को, समझिए, कुछ नहीं है। बोलता है कि रेवेन्यू को रियलाइज कब करेंगे, रेवेन्यू को रियलाइज कब करेंगे जब हम किसी गुड्स, जो हम गुड्स खरीदे उसको या तो ट्रांसफर कर दिए या लीगली पेमेंट करने के लिए लायबल हो गए। मतलब कि मैं पेमेंट करने के लिए लायबल हो गया हूं किसी बंदे को, तो रिकॉर्ड कर लो, या गुड्स को हमने ट्रांसफर कर दिया तो रिकॉर्ड कर लो। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं क्या है सीन। देखिए हमने एक एसेट्स खरीदा,
नहीं, 1 मार्च को एक एग्जांपल मैं लेता हूं। आपको पता है कि 1 अप्रैल को शुरू हुआ ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं, और खत्म होता है 31 मार्च को। ये आपको मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा, ये 12 महीने का साइकिल में मेंटेन कर रहा हूं, बिजनेस का एग्जांपल ले रहा हूं। 1 मार्च को यानी कि लास्ट मंथ में, इस साल के लास्ट मंथ में, मैं लास्ट मंथ के पहले तारीख को मैं ऑर्डर दे रहा हूं। ऑर्डर किया मैं कि मुझे 50,000 रुपए का गुड्स चाहिए, ठीक है, ऑर्डर मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब 20 मार्च को पेमेंट, 20 मार्च को पेमेंट, और अगले साल के 4 अप्रैल को इसकी डिलीवरी हुई, गुड्स की डिलीवरी। बिल्कुल क्लियर, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ध्यान से समझिए कि क्या है। मैं बोल रहा हूं 1 मार्च को हमने ऑर्डर किया, 20 फेब को हमने पेमेंट किया, और 4 अप्रैल को गुड्स का डिलीवरी आ गया। सवाल उठता है कि जो बिजनेसमैन गुड्स बेचा है, जो बिजनेसमैन गुड्स बेचा है, वो कब रिकॉर्ड होगा? मतलब कि मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में ऑर्डर आया 50,000 का 1 मार्च को, 20 मार्च को मेरे बिजनेस में पेमेंट भी आ गया, लेकिन मैंने गुड्स को डिलीवर कब किया? 4 अप्रैल। और ये 4 अप्रैल मेरे दोस्त नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है। और अकाउंट्स हम लोग हर साल मेंटेन करते हैं, तो बोलता है ये जो 50,000 का रेवेन्यू है, इसको आप कब रियलाइज करोगे, बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे? तो बोलता है कि जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, इस दिन तो नहीं करेंगे। हाँ, 20 मार्च को पेमेंट आ गया है, तो बोलता है इस दिन इसको रियलाइज कर लो, इस दिन इसको रियलाइज कर लो। और 4 अप्रैल को डिलीवरी आ गया है, बोलता है कि इससे कोई मतलब नहीं है, हमने ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है 20 मार्च को। 1 मिनट फिर से समझिए, इसको उल्टा कर देते हैं कि यहाँ पे सॉरी, डेट वही रहना चाहिए था 20 मार्च, और यहाँ पे क्या हुआ, डिलीवरी हमने दे दिया, लेकिन अभी पेमेंट नहीं दिया। पेमेंट हमने 4 मार्च को दिया। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको समझ में आएगा। पहला एग्जांपल में मैंने क्या बताया कि हमने 20 मार्च को हमने पेमेंट किया था, और 4 मार्च को मेरे बिजनेस ने डिलीवरी दिया था। लेकिन अब हो गया एक और केस मैंने लिया कि 20 मार्च को हमने पहले ही डिलीवरी दे दिया, अभी पेमेंट आया नहीं, हमने डिलीवरी पहले ही दे दिया, और हमने डिलीवरी तो दे दिया, और पेमेंट कब आया? 4 मार्च को। तो बोलता है कि हम अब रियलाइज कब करेंगे? तो बोलता है कि कुछ भी डिलीवरी या पेमेंट, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स या पेमेंट विच एवर अर्लियर, जिस दिन हो जाए, जो पहले हो जाए, या तो पहले डिलीवरी हो गया उस दिन रियलाइज कर लो, या पहले पेमेंट हो गया तो उसको रियलाइज कर लो। वही फिर से मैं बता रहा हूं, ये कैश बेसिस का ये नहीं है कि जिस दिन कैश पेमेंट हो उस दिन रियलाइज करेंगे, नहीं। अगर गुड्स ट्रांसफर ही हो गया है तो भी रियलाइज कर लो, जिस दिन गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो गया है तभी रियलाइज कर लो, या जिस दिन तुम पेमेंट करने के लिए लीगली लायबल हो गए हो तो उस दिन तुम क्या कर लो, इसको तुम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से रेवेन्यू को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर लो। कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। रेवेन्यू रिकॉग्निशन यानी रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि या तो आपने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, डिलीवरी कर दिया है, उसी दिन रिकॉर्ड कर लो, या आपने डिलीवरी नहीं किया लेकिन पेमेंट ले लिया है तो उस दिन अपने रेवेन्यू को रियलाइज कर। हमने आज फिर 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मैं तो अभी यहाँ पे और पढ़ाऊंगा, लेकिन वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ अपलोड करने में दिक्कत बहुत ज्यादा, मतलब टाइम कंज्यूम हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो अब फिर से हो सकता है कि आज ही आपको एक और वीडियो मिल जाए, या हर डे पर डे एक वीडियो मिले, छोटा छोटा क्लिप में रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो का ये मत समझिएगा कि अकाउंट्स में इतना ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर है, नहीं। आप टाइम देखिए, 15 मिनट 20 मिनट, अगर टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत ही वो कम होगा। तो अगर आपको सही में मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।